हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टर्मिनेशन के बारे में जानेंगे। किस प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो प्रोसेस होता है उसमें टर्मिनेशन किस प्रकार से होता है। उस प्रोसेस का इनिशिएशन हम पढ़ चुके हैं, इलॉन्गेशन पढ़ चुके हैं। आज हम टर्मिनेशन की बात करेंगे। यहाँ टर्मिनेशन के दौरान देर आर नो ट्रांसफर आरएनएज दैट नॉर्मली रिकॉग्नाइज स्टॉप कोडोन्स। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ट्रांसफर आरएनए उसको पहचानता है, बजाय इसके कि इंस्टेड प्रोटीन फैक्टर्स कॉल्ड रिलीज फैक्टर्स इंटरैक्ट विद दीज कोडोन्स एंड कॉज रिलीज ऑफ द कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ कोई भी इस प्रकार का ट्रांसफर आरएनए नहीं होता जो कि स्टॉप कोडोन को पहचानता हो, बल्कि क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं जिन्हें कि हम रिलीज फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। वो इन टर्मिनेशन कोडोन्स के साथ रिएक्शन करते हैं, उनको पहचानते हैं और फिर कहते हैं कि भाई अब पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज़ कर दिया जाए, पूरी को ख़त्म कर दिया जाए इस प्रोसेस को। सो रिलीज फैक्टर, इसका एब्रीविएशन क्या है, RF। सो RF1 जो होता है वो रिकॉग्नाइजेज द कोडोन्स UAA, UAG एंड RF2 यानी रिलीज फैक्टर 2 वो रिकॉग्नाइज करता है UAA और UGA। F1 जो होता है रिलीज फैक्टर वो UAA और UAG टर्मिनेशन फैक्टर को रिकॉग्नाइज कर सकता है, और RF2 जो होता है वो ढूंढ लेता है UAA और UGA को। और RF3 जो होता है इट हेल्प्स ईदर RF1 और RF2 टू कैरी आउट द रिएक्शन। भाई इनका जो काम होता है उसमें मदद कौन करता है, RF3 करता है, रिलीज फैक्टर 3। द रिलीज फैक्टर्स मेक पेप्टिडिल ट्रांसफरेज transfer the polypeptide to water rather than to the usual amino acyl transfer RNA। क्या करता है, रिलीज फैक्टर्स जो पेप्टिडिल होते हैं, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज होते हैं, दे ट्रांसफर द पॉलीपेप्टाइड टू वाटर। उसकी बजाय क्या करते हैं वो, रादर देन टू द यूजुअल एमिनो एसाइल। जो रिलीज फैक्टर्स होते हैं वो एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए को देने की बजाय क्या करते हैं, पानी को दे देते हैं। एंड दस द न्यू प्रोटीन इज रिलीज्ड। यानी अगर वो ट्रांसफर आरएनए को बार बार एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए को देते चले जाएंगे तो क्या होगा, प्रोटीन बनते चले जाएंगे। यहाँ हमें प्रोटीन नहीं बनाना, अब तो हमें बंद करनी है चेन को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू प्रोटीन रिलीज हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगी जो रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन किस प्रकार से स्टॉप होगी इसको हम देखते हैं। टू रिमूव द चार्ज ट्रांसफर आरएनए फ्रॉम द पी साइट एंड रिलीज द मैसेंजर आरएनए EFG टुगेदर विद द राइबोसोम, रिलीज फैक्टर्स आर नीडेड फॉर द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ द सब यूनिट्स। ये सब मिलकर के कंप्लीट डिसोसिएशन कर देते हैं सब यूनिट्स का, तब जाकर के वो पॉलीपेप्टाइड चेन वहाँ से रिलीज होती है। एंड IF3 कैन नाउ बाइंड द स्मॉल सब यूनिट टू प्रिवेंट इनएक्टिव S70S राइबोसोम्स फॉर्मिंग। अब इतना फास्ट होता है ये काम कि IF3 इनकी मदद कैसे करता है, वो स्मॉल सब यूनिट के साथ बंध जाता है, जिससे कि जो 70S सब यूनिट है वो बेकार नहीं हो जाए, वो तुरंत से 30S के साथ में बाइंड हो जाता है और उसको बेकार होने से उसको रोक देता है, उस प्रोसेस को। तो ये जो प्रोसेस है ये देखिए आप, इसमें यहाँ पर ये दिखाया हुआ है किस प्रकार से जो टर्मिनेशन कोडोन है वो आइडेंटिफाई करता है और अब इस जगह को खाली रखता है। ये देखिए ए साइट खाली पड़ी है यहाँ पर, रिलीज फैक्टर इसके साथ जुड़ करके, और 50S और 30S इन सब यूनिट्स को यहाँ पर बना दिया जाता है और ये अलग से रिलीज फैक्टर इसके साथ अटैच हो जाता है, जिससे इसकी जो सब यूनिट होती है वो ख़राब नहीं होती और ये पूरा का पूरा मैसेंजर आरएनए जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन में चेंज होकर के और पूरे प्रोसेस को, यानी जो प्रोटीन इसे बनाना होता है वो प्रोटीन बना देता है। और उसके बाद में अगले प्रोटीन की तैयारी शुरू हो जाती है। अब जो नेक्स्ट है, अभी तक हमने जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस किया वो प्रोकैरियोट्स में किया। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो यूकैरियोट्स में होता है। तो यूकैरियोट्स में जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से होता है, देखिए इसका जो इनिशिएशन होता है यूकैरियोट्स में, देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस इन ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स एंड मोस्ट ऑफ देम अकर इन द इनिशिएशन स्टेज।
जो इनिशिएशन स्टेज है वहीं पर थोड़ा बहुत इनमें चेंज है। जब एक ग्रेटर नंबर जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो द मेथड ऑफ फाइंडिंग द करेक्ट स्टार्ट कोडोन इन्वॉल्व्स अ स्कैनिंग प्रोसेस। करेक्ट स्टार्ट कोडोन को इन्वॉल्व करने के लिए एक स्कैनिंग प्रोसेस होता है। एंड देयर इज़ नो राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स। लाइक प्रोकैरियोट्स देयर आर 2 डिफरेंट ट्रांसफर आरएनएस फॉर मिथियोनाइन। एक आपने देखा था जो कि फॉर्मिल था, एक था नॉन फॉर्मिल। यहाँ ऐसा नहीं है। द इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए नॉन इनिशिएटर था वहाँ पर, बट द अटैच्ड मिथियोनाइन डज नॉट बिकम कन्वर्टेड टू एन फॉर्मिल मिथियोनाइन। यहाँ ऐसा नहीं है। जैसा प्रोकैरियोट्स में आपने देखा था कि उसमें इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए नॉन इनिशिएटर था, पर यहाँ इस तरह का नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी शाइन डलगर्नो सीक्वेंस नहीं पाई जाती यूकैरियोट्स में। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाए ये बात, तो आप इसे बता सकें कि जो प्रोकैरियोटिक होता है इनिशिएशन, उसमें ये सीक्वेंसेस मौजूद होती हैं, शाइन डलगर्नो सीक्वेंस, जो कि उसे पहचानने में मदद करती हैं कि अब इनिशिएशन कोडोन है ये। लेकिन यूकैरियोट्स में कोई भी इस प्रकार की मैकेनिज़्म नहीं होती। यहाँ थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज़्म होती है। एंड कोजैक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्कैनिंग हाइपोथेसिस दी थी यूकैरियोट्स के लिए, जिसमें कि 40S सब यूनिट ऑलरेडी कंटेनिंग द इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए। उन्होंने बताया कि यहाँ जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं जो 80S के होते हैं, उसकी जो स्मॉलर यूनिट होती है 40S, उसके पास पहले से ही होता है इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए। एंड दिस अटैचेज टू द 5 प्राइम एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए and scans along the messenger RNA until it finds AUG। यहाँ पर जो 40S सब यूनिट होती है उसके पास ऑलरेडी ये इनिशिएटर होता है, और ये इनिशिएटर उससे अटैच हो जाता है 5 प्राइम एंड पर मैसेंजर आरएनए के, और स्कैन करना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको सीक्वेंस में जहाँ कहीं भी AUG नज़र आता है वहीं पर वो स्टॉप हो जाता है। दिस स्कैनिंग प्रोसेस इन यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस इज पावर्ड बाय हेलिकेजेस दैट हाइड्रोलाइज ATP। ATP का काम क्या होता है? ATP को हाइड्रोलाइज करने का काम होता है हेलिकेजेस का, और ये वहाँ पर मौजूद होते हैं और ये उसको मदद करते हैं, उसको पावर देते हैं, उसको एनर्जी देते हैं। किसको? इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए को AUG तक पहुँचने में। सेलेक्शन ऑफ द इनिशिएशन कोडोन AUG इज़ फैसिलिटेटेड बाय स्पेसिफिक सराउंडिंग न्यूक्लियोटाइड्स। अब जैसे वहाँ पर ये सीक्वेंसेस पहचान बनती थी जो शाइन डलगर्नो थी प्रोकैरियोट्स में, यहाँ पर क्या होता है? कोजक सीक्वेंस होती है। ये कोजक सीक्वेंस होती है जो कि इसका इनिशिएट करता है, मतलब ये AUG को पहचानने में मदद करती हैं। और वो सीक्वेंस क्या होती है? 5 प्राइम ACCAUGG 3 प्राइम, ये सीक्वेंस होती है जो यूकैरियोट्स होते हैं। ये तो यहाँ जो प्रोसेस है यहाँ प्रोकैरियोट्स का था, यहाँ यूकैरियोट्स का है ये। तो जो इनिशिएशन इसका होता है प्रोसेस का यूकैरियोट्स में, ऑल्दो यहाँ पर कोई एटलीस्ट 9 वेल डिफाइंड इनिशिएशन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इन यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस, सम हैव एनालॉगस फंक्शंस यानी सिमिलर फंक्शंस टू द 3 प्रोकैरियोटिक IFS आपने इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3 देखे थे आपने प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पर भी 9 होते हैं वेल डिफाइंड इनिशिएशन फैक्टर्स जो कि 40S सब यूनिट में मौजूद होते हैं और काफ़ी कुछ उससे सिमिलर काम करते हैं। दे कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। दोज बाइंडिंग टू राइबोसोमल यूनिट्स, जो राइबोसोमल यूनिट के साथ बंधेंगे वो सब यूनिट्स होती हैं इसमें यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6, फैक्टर 3 एंड फैक्टर 4C। ये होते हैं जो कि राइबोसोमल यूनिट के साथ में बंधते हैं, 4, 3 और 6। दोज बाइंडिंग टू द मैसेंजर RNA टू रिकॉग्नाइज द 5 प्राइम कैप एंड टू मेल्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो होते हैं इलोंगेशन इनिशिएशन फैक्टर 4B and initiation factor 4F, which is a complex of a cap binding protein. Elongation initiation factor 4A, elongation initiation factor 4E। देखिए ये बहुत
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन इसको जब आप पढ़ने बैठेंगे, समझेंगे, तो इन फैक्टर्स के थ्रू ही आप समझ सकते हैं। इसको आप बार बार पढ़िएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। दोज इन्वॉल्व्ड इन इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए डिलीवरी, वो कौन से होते हैं इनिशिएशन फैक्टर? 2 और 2B। ये आपको याद रखने हैं, इनमें से क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं कि कौन से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में कौन से इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफ़र आरएनए की डिलीवरी के लिए। तो EIF2 और EIF2B ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि दैट डिस्प्लेस अदर फैक्टर्स सच एज EIF5। ये क्या काम करता है? रिलीज़ करता है 2 अदर फैक्टर्स सो द 60S सब यूनिट कैन बाइंड। जैसे उसमें आपने देखा था कि 3 निकल जाता है, 1 निकल जाता है या 2 निकल जाता है, फिर वो 60S सब यूनिट के साथ में या उसकी दूसरी यूनिट के साथ बाइंड करता है, बनता है। यहाँ पर भी ठीक इसी प्रकार से बंधता है वो, कि जो EIF5 है वो रिलीज़ कर देता है 2 और फैक्टर्स को, जिससे कि वो 60S सब यूनिट के साथ में 40S यूनिट बंध जाए। अब इसके दौरान इस प्रोसेस में देखिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ 40S है एक तो यूनिट और एक 60S है। यहाँ फॉलोइंग जो स्टेप्स हैं अभी आपको जो हम बताएंगे, ये स्टार्ट होते हैं विद द फ्री 40S सब यूनिट एंड अ 5 प्राइम कैप्ड मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल। सबसे पहले अगर हमें स्टार्ट करनी है प्रोसेस को, इनिशिएशन को यूकैरियोट्स में, तो हमें क्या चाहिए? एक तो 40S सब यूनिट वाला राइबोसोम चाहिए और 5 प्राइम कैप्ड मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें देखिए यहाँ पर, ये दोनों चीज़ें हमारे पास में जब मौजूद होती हैं तो प्रोसेस कैसे चलता है, ये फैक्टर देखिए यहाँ लिखा हुआ है। सो EIF3, यहाँ 3 जहाँ नंबर डल रहा है वो फैक्टर 3 है। एंड 4C जो होता है, ये देखिए 4C, यहाँ फर्स्ट स्टेप को आप देखिए 4C और ये जो फैक्टर 3 है, दे बाइंड टू द 40S सब यूनिट विच अलाउज, जो कि क्या काम करता है? इट टू बाइंड अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 कंपोनेंट्स। जो है टर्शरी एक तरह का कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कैसे? द इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए EIF2 एंड GTP। जबकि आपने प्रोकैरियोट्स में क्या पाया था कि जो इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए था वो किससे बाउंड हुआ था? स्मॉल सब यूनिट से, बिफोर द मैसेंजर आरएनए बाइंड्स। यहाँ देखिए ये साथ ही साथ ये सारा प्रोसेस चल रहा है। जब ये बिफोर द लार्ज कॉम्प्लेक्स कैन बाइंड टू द मैसेंजर आरएनए, द मैसेंजर आरएनए इंटरैक्ट्स विद EIF4B एंड 4F। 4F क्या करता है? 5 प्राइम कैप को रिकॉग्नाइज कर सकता है। एंड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम ATP, मैसेंजर आरएनए इज अनवुंड टू रिमूव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। बिल्कुल सीधा हो जाता है मैसेंजर आरएनए, जिससे कि उसके साथ में ये सब फैक्टर्स बंध सकें। ये देखिए ये तो 43S एक तरह का प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना। अब इस कॉम्प्लेक्स से ये बड़ा कॉम्प्लेक्स जब इसके साथ में 4B 4F अटैच हो जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये स्टार्ट कोडोन है, यहाँ पर कैप लगी हुई है, ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पर इसके साथ में बंध गया है और बिल्कुल सीधा है यहाँ पर। व्हेन द 40S सब यूनिट कॉम्प्लेक्स हैज बाउंड टू द मैसेंजर आरएनए वाया 5 प्राइम कैप, देखिए 5 प्राइम कैप की तरफ ये बंध गया इससे, जो इसकी 40S सब यूनिट है। इस वक्त ATP इज यूज्ड एज द मैसेंजर आरएनए इज स्कैंड टू फाइंड द AUG स्टार्ट कोडोन। ये इतनी फास्ट होती हैं सब रिएक्शंस की ये जो जुड़ा है वो किस जगह पर जुड़ा है, इसी दौरान एनर्जी इसलिए चाहिए कि मैसेंजर आरएनए स्कैन कर लेता है कि AUG कहाँ पर है, स्टार्ट कोडोन उसमें कहाँ पर है। दिस इज़ यूजुअली द फर्स्ट कोडोन। जो ये जुड़ेगा वो इसके AUG वाली साइट पर जुड़ेगा। टू अलाउ द 60S सब यूनिट टू बाइंड, F5 मस्ट डिस्प्लेस EIF2 और F3 एंड GTP इज हाइड्रोलाइज। वही सेम प्रोसेस है, यहाँ से F2 F3 को हटा दिया तभी 5 उससे जुड़ेगा और GTP हाइड्रोलाइज हो जाएगा, 4C रिलीज हो जाएगा, जबकि ये इट हैज़ असिस्टेड 60S सब यूनिट बाइंडिंग टू फॉर्म द कंप्लीट 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब जब ये पूरा 80S इसके साथ में जुड़ जाएगा तो ये कंप्लीट बन जाता है
एक 80S राइबोसोम। अब ये 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन चुका है। जो रिलीज़ होगा F2 GTP कॉम्प्लेक्स GDP डाईफॉस्फेट एक्चुअली ये, वहाँ जो आपको हमने बताया था पिछले उसमें दैट वाज अ डाईफॉस्फेट है, तो दैट वाज करेक्ट। यहाँ एनर्जी इसने रिलीज़ कर दी है। तो रिलीज GDP जो है कॉम्प्लेक्स इज रिसाइकल्ड बाय F2B एंड द रेट ऑफ रिसाइकलिंग इज रेगुलेटेड बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ द अल्फा सब यूनिट ऑफ F2। आप इसकी मेन बात को याद रखिए कि सबसे पहले इसमें F3 और F4 इसके साथ बाउंड होता है 40S के साथ। उसके बाद ये मैसेंजर RNA के साथ जुड़ता है। जुड़ते समय इसकी कौन एनर्जी इसको देता है, 4B और 4F। फिर उसके बाद ये जब 40S सब यूनिट के साथ में ये AUG स्टार्ट कोडोन को ढूंढ लेता है, तो कंप्लीट इस यूनिट के साथ में मैसेंजर RNA बाउंड हो जाता है, बाइंड हो जाता है इससे। और उसके बाद 60H सब यूनिट के साथ में ये जुड़ता है, तो ये बाकी यूनिट्स को रिलीज़ कर देता है। F2 F3 को रिलीज़ कर देता है, GTP को काम में लेके GDP में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से ये कंप्लीट इसको इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना देता है, जो कि 80S होता है यूकैरियोट्स में। अब नेक्स्ट उसमें आपको हम बताते हैं इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, बिल्कुल सिमिलर है।